नमस्कार बच्चों। कल हमने सिल्वर वेडिंग कहानी का सार पढ़ा और आज हम इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनता है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। तो जैसा कि कहानी में हमने पढ़ा था कि यशोधर बाबू किशनदास से अत्यधिक प्रभावित हैं और परंपरावादी व्यक्ति हैं, इसलिए नया उन्हें अपनी तरफ आकर्षित तो करता है, लेकिन पुराना वो छोड़ नहीं पाते। इसी द्वंद्व के साथ वो अपना पूरा जीवन जीते हैं और एक मुख्य कारण समय के अनुसार न बदल पाने का उनका यही रहा। पत्नी बच्चों के प्रेम के कारण अपने आप को बदल लेती है और उसके जीवन में और भी बहुत कुछ ऐसा था जो उसे समय के साथ ढाल देता है। तो उत्तर होगा, यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार चला जाए। व्यवहार भी यही कहता है। दूसरे, उसके व्यक्तित्व के विकास पर किसी व्यक्ति विशेष या वाद का प्रभाव नहीं है। जैसे यशोधर बाबू पर प्रभाव है किशनदा का, ऐसा उनकी पत्नी पर किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं है। तीसरे, संयुक्त परिवार के साथ उसका अनुभव सुखद नहीं रहा। उसकी इच्छाएं अतृप्त रही। अतृप्त का मतलब पूरी नहीं हो पाई। उसके अनुसार मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अब वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती है। वह बेटों के मामले में भी दखल नहीं देती। दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हैं। वे सिद्धांतवादी हैं। इस कारण वे परिवार के सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पाते। उन पर किशनदा का प्रभाव है, जो परंपरा को ढोते हुए अंत में फटे हाल मरे। वे संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता है। यशोधर बाबू पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना आदि को पसंद नहीं करते। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते हैं। फलतः वे अलग थलग हो जाते हैं। अंत में उन्हें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। परिस्थितियों से समझौता करना मतलब वो समझ गए हैं इस बात को कि परिवार में अब उनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। हर किसी को समय के अनुसार थोड़ा ना थोड़ा बदलना पड़ता है, अपने विचार को भी, अपनी सोच को भी। लेकिन यशोधर बाबू किशनदा से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण और अत्यधिक परंपरावादी होने के कारण अपने आप को समय के अनुसार बिल्कुल भी नहीं बदल पाए और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि वो असफल रहते हैं और उनकी पत्नी सफल रहती है समय के साथ बदलने में, बच्चों के साथ बदलने में। प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं? तो ये वाक्य पाठ में तब आया था जब वो किशनदा को याद करते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। किसी को नहीं पता वो कैसे मरे। जिससे भी पूछा गया उसका जवाब ये रहा कि जो हुआ होगा। तो उत्तर है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर किशनदा के किसी जाति भाई से उनकी मौत का कारण पूछते हैं। तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किशनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी, क्योंकि वो अकेले थे, कुंवारे थे, कोई उनका परिवार नहीं था। तो यहाँ ये भी पता चलता है कि जिस व्यक्ति का कोई परिवार नहीं होता, सगा संबंधी नहीं होता, उसकी मृत्यु कैसे हुई
ये जानने की इच्छा किसी में भी नहीं होती। इसलिए कह दिया गया कि जो हुआ होगा। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ किशनदाही उपयोग करते हैं। वे इसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। उपेक्षा मतलब अनदेखा, क्योंकि हम जानते हैं कि किशनदा ने कई पहाड़ी लड़कों की मदद की जब वो दिल्ली में रहते थे। बहुत परोपकारी व्यक्ति थे, लेकिन जब उनको आवश्यकता पड़ी तो किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तो उन्हें उपेक्षा मिली उन व्यक्तियों से भी जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। वे कहते हैं, भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम ही अपना हुआ। तो यहाँ यशोधर बाबू ये सोचने के लिए मजबूर है, बेशक उनका परिवार है, गृहस्थ व्यक्ति हैं वो, लेकिन अपना परिवार होते हुए भी वो समय के अनुसार नहीं बदल पाते, जिसके कारण पत्नी से भी मतभेद रहते हैं। पत्नी भी उनको अनदेखा करती है, बच्चे भी उनको अनदेखा करते हैं। तो परिवार होते हुए भी वो अकेले पड़ जाते हैं। तो इसलिए वो अपने बारे में भी सोचते हैं कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी शायद वो भी जो हुआ होगा से होगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो समहाउ इम्प्रॉपर मतलब कुछ ना कुछ गलत जरूर है। तो इस वाक्य का प्रयोग कहानी में हर जगह जो है यशोधर बाबू करते हुए नजर आते हैं। उत्तर है समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ ना कुछ गलत जरूर है। यशोधर बाबू द्वारा इस वाक्यांश का प्रयोग करना वास्तव में आज की स्थिति का सच्चा वर्णन करना है। आज परिवार, समाज और राष्ट्र में कहीं कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है। फिर यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी लोगों के लिए ऐसी स्थिति को स्वीकारना सहज नहीं है। उनका तकिया कलाम निम्न संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है। मतलब समय के अनुसार बेशक बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे छूट गई हैं। बहुत ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है हर क्षेत्र में। इसलिए बदलाव होते हुए भी, ठीक होते हुए भी बिल्कुल ठीक उसे नहीं कहा जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ गलत ज़रूर नज़र आता है। तो ये तकिया कलाम यशोधर बाबू कई स्थितियों में प्रयोग करते हैं। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, जैसे कि जब चड्डा ने पैसे मांगे उनसे पार्टी के लिए, तो उन्होंने कहा ये तो गोरों के चौंचले हैं। तो वो भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची इसमें नज़र आती है। स्कूटर की सवारी पर यशोधर बाबू साइकिल से दफ्तर जाते थे, लेकिन बच्चों को ये नागवारा था कि उनके पिताजी सेक्शन ऑफिसर होते हुए साइकिल पर जाएं, क्योंकि उनके अनुसार साइकिल पर तो चपरासी जाते हैं, तो कार अफोर्ड कर नहीं सकते थे और स्कूटर उनको निहायत बेहुदा सवारी लगती थी। तो ये भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, जैसे वो बीच में कई बार कहते हैं कि ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने होते हुए भी पत्नी और बच्चों से उनको परायापन ही मिला। डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, जैसे कि जब वो कहते हैं उनको अपने जीजा जनार्दन की याद आती है कि वो बहुत बीमार हैं और पैसे भेजने की बात करते हैं, तो बच्चे कहते हैं हम पैसे नहीं भेजेंगे, ना ही जाकर मिलेंगे, क्योंकि उनके अनुसार गरीब रिश्तेदारों की मदद करना घाटे का सौदा है। केक काटने की विदेशी परंपरा पर, इन संदर्भों से स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। इस कारण वे उपेक्षित रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदला।
प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो हमने जब ये कहानी पढ़ी तो इसमें हमें मुख्य रूप से इसकी मूल संवेदना यही नज़र आई कि पीढ़ी का इसमें अंतराल नज़र आ रहा है। एक पीढ़ी यशोधर बाबू की है और दूसरी पीढ़ी उनके बच्चों की है, और बिल्कुल भी आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता। यशोधर बाबू भी समय के अनुसार अपने आप को बिल्कुल नहीं ढालते और उनके बच्चे भी पुरानी परंपरा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मूल्य जो हैं घिसते हुए नज़र आते हैं। तो मुख्य रूप से पीढ़ी का अंतराल इसमें नज़र आया है और साथ ही साथ हाशिए पर धकेले जाते जो मूल्य हैं वो भी इस कहानी की मूल संवेदना में ही निहित है। उत्तर, इस कहानी में मानवीय मूल्यों, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया है। हाशिए पे मतलब किनारे पे, दरकिनार किया गया है उनको। यशोधर पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उससे आगे है। वह पुराने आदर्शों व मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली पैंट उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें अपने बीवी व बच्चों का रहन सहन भी अनुपयुक्त जान पड़ता है। वे जिन सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी को फटीचरी, सिल्वर वेडिंग मानती है। वह रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा मानती है। तो यशोधर बाबू सुख दुख में रिश्तेदारों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं इसको अनदेखा करते हैं, इसको घाटे का सौदा मानते हैं। फिर सिल्वर वेडिंग मनाना, ये सब यशोधर बाबू फिजूल खर्ची मानते हैं। उनके बर्थडे पे भी कभी लड्डू नहीं बटे और उनकी शादी भी कोऑपरेटिव सहायता से हुई थी, और ऐसे में बच्चों द्वारा सिल्वर वेडिंग मनाकर फिजूल खर्ची करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पत्नी का उम्र के साथ अपने पहनावे को ना बदलना भी उनको पसंद नहीं है। इसलिए पत्नी का होठों पर लाली लगाना, बिना बाह का ब्लाउज पहनना, बेटी का जीन्स और बिना बाह का टॉप पहनना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो और बच्चे भी यशोधर बाबू को स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी पत्नी उनको बाबा आदम के ज़माने का मानती है। किसी भी बात में बच्चे उनसे सलाह नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनका मानना है बब्बा जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसके बारे में आपसे क्या पूछना। तो दोनों ही एक दूसरे के अनुसार बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहते और इसी से पीढ़ी का अंतराल हो जाता है, और यही इस कहानी की मूल संवेदना है। इन्हीं सब मूल्यों से प्रभावित होकर यशोधर बाबू के लिए बच्चे नया गाउन लाते हैं ताकि फटे पुलोवर से उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े। उन्हें अपने मान सम्मान की चिंता है, परंतु अपने पिता की नहीं। अतः कहा जा सकता है कि इस कहानी की मूल संवेदना दो पीढ़ियों का अंतराल है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं? परिवार की संरचना अर्थात उसकी बनावट, जैसे संयुक्त परिवार, एकल परिवार। यह कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का सही अंकन करती है। आज की परिस्थितियाँ इस कहानी की मूल्य संवेदना को प्रस्तुत करती हैं। आज के परिवारों में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। आज के परिवारों में भी यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं जो चाह कर भी समय को बदल नहीं सकते। दूसरों को बदलता देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि समय और समाज का बदलना ज़रूरी है। समय परिवर्तनशील है और व्यक्ति को उसके अनुसार ढल जाना चाहिए। यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, रिश्तेदारी में सुख दुख में मदद किया करते थे लोग, लेकिन आज परिवार टूट रहे हैं। एकल परिवार पसंद किए जाते हैं और
आज बच्चे भी जो हैं रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा मानते हैं। संयुक्त परिवार टूटने के कारण असुरक्षा का भाव भी बढ़ता जा रहा है। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? उत्तर है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना ही समय की पहचान है। आज घर का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। एकल परिवार प्रणाली प्रचलन में आ चुकी है। यद्यपि यह सुविधाजनक है, किंतु उसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मतलब बुजुर्गों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आज एकल परिवार बनाए जा रहे हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है, क्योंकि संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्य ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे के सुख दुख में मदद की जा सकती है। घर में अगर कोई व्यक्ति बाहर गया है तो बच्चों की देखभाल करने वाले और भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन एकल परिवार में इस वजह से असुरक्षा की भावना बढ़ी है। विद्यालय आज आधुनिक रूप धारण कर चुके हैं। पहले विद्यालयों में सह शिक्षा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन। आज लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यह रूप बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। कारण स्पष्ट है कि आधुनिकता के नाम पर इन विद्यालयों में पाश्चात्य संस्कृति का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। शिक्षा और परिवार में परिवर्तन के नाम पर संस्कृति का परित्याग होता जा रहा है। बदलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अपने संस्कृति के कुछ मूल्यों को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन आज उन मूल्यों को बिल्कुल ही हाशिए पर धकेला जा रहा है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के बारे में बताएं, अथवा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर, एक अच्छे पिता, धार्मिक व्यक्ति, परंपरावादी, भावुक, रिश्तेदारी निभाने वाले और किशनदास से प्रभावित। इनको हम बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। अच्छे पिता इसलिए हैं क्योंकि बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सके, इसलिए उनका सभी बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हैं। धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं। परंपरावादी हैं, अपनी संस्कृति को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, सांस्कृतिक मूल्यों को साथ लेकर वो चल रहे हैं और शायद इसी कारण वो समय के अनुसार बदल भी नहीं पाते। भावुक हैं यशोधर बाबू, उस समय बहुत भावुक हो जाते हैं जब बेटा नया गाउन देकर यह कहता है कि बब्बा आप फटा पुलोवर पहन कर दूध लेने जाते हो, लेकिन आज से आप नया गाउन पहनकर दूध लेने जाया करो। वो बेटा ये नहीं कहता कि पिताजी आप रहने दीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं दूध लेकर आया करूँगा। तो ये परिस्थिति, ये कहना बेटे का उनको भावुक कर देता है। रिश्तेदारी निभाने वाले हैं, रिश्तेदारों को सुख दुख में साथ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने जीजा जनार्दन की मदद करें, अपनी बहन की मदद करें। किशनदास से प्रभावित है, उनकी सोच, उनका रहन सहन, सब कुछ किशनदास से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐसा लगता है कि वो एक नहीं दो व्यक्तित्व एक साथ जी रहे हैं और इसी कारण शायद वो समय के अनुसार बदल भी नहीं पाते। तो ये यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं थी। धन्यवाद।